मैं 10th क्लास में थी जब एक दिन मेरे पापा बड़े ही गुस्से में घर आए और मेरी मम्मी को मारने लगे। मम्मी ने मारने की वजह पूछी तो पापा अपनी जेब से कुछ फ़ोटो निकाल कर मेरी मम्मी के तरफ फेंक दिए और फ़ोटो में तो नहीं देख सकती थी, मगर उन फ़ोटो को देखकर मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे और मेरे पापा से माफ़ी मांग रही थी। मुझे नहीं मालूम था मम्मी किस बात की माफ़ी मांग रही थी, मगर पापा का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। मेरे पापा मेरी मम्मी को गलत कैरेक्टर औरत कह रहे थे और बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी थी। मेरी मम्मी मेरे पापा के कदमों में बैठकर रो रही थी, भगवान के लिए मुझ पर इतना जुल्म मत करो, मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मगर अगले ही पल मेरे पापा मेरी मम्मी को डिवोर्स देने की धमकी दे रहे थे और कहा कि मेरे घर से निकल जाओ। यूँ कहकर चले गए और बोले कि मैं वापस आऊँगा जब तक तुम दोनों माँ बेटी मुझे मेरे घर में नज़र नहीं आनी चाहिए। मम्मी इस घर से जाने के लिए अपना पूरा सामान पैक कर रही थी। मैं तो यही सोच सोचकर बहुत हैरान हो रही थी कि अचानक ये सब कैसे हो गया। हम तो अच्छी भली जिंदगी बिता रहे थे, पापा और मम्मी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। फिर मम्मी को डिवोर्स किस बात से देने की धमकी दे गए थे। मुझे हर ऐसो आराम थी, हर खुशी पूरी हो रही थी। खैर पापा का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों माँ बेटी रिक्शा में बैठकर बस स्टैंड पर पहुँच गए थे और फिर वहाँ से मम्मी ने झांसी की टिकट खरीदी थी। मुझे शुरू से ही झांसी जाने का बहुत शौक था। आज मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो रही थी, मगर ऐसे हालत थी कि आंखों से आंसू टपकती जा रही थी। मेरा दिल किसी अनहोनी के ख्यालों से डर रहा था। न जाने हम माँ बेटी कहाँ रहेंगे, सर ढकने के लिए जगह मिलेगी भी या सड़क पर यूं ही भटकते रहेंगे। मुझे गहरी सोच में देखकर मेरी मम्मी कहने लगी, क्या बात है नगीना, क्या सोच रही हो? मैं बोली, मम्मी मैं तो सोच रही थी कि हम ललितपुर जाएंगे, आपके माँ बाप के घर, मगर आपने तो बनारस से सीधा ललितपुर जाने का फैसला किया है। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी नानी माँ के घर ले जाती तो क्या होता? वहाँ कौन सा मेरे माँ बाप जिंदा हैं जो मुझे देखकर खुश हो जाते? उस घर में तो मेरे 3 भाइयों की पत्नियाँ हैं जो हम दोनों को वहाँ पर नौकरानी बना लेंगे। मैंने ऐसी ज़िंदगी तो नहीं सोची थी तुम्हारे लिए। हाँ, अगर मैं अकेली होती तो अपने भाइयों के झूठे बर्तन धोने में कोई ऐतराज़ नहीं था। मैं अपनी माँ की तरफ बड़ी गौर से देख रही थी, कितनी अच्छी औरत थी। उसने मेरे लिए कितनी बड़ी सोच रखती थी। फिर उसको मेरे पापा ने डिवोर्स क्यों दे दिया? पापा ने बहुत गलत किया था। कुछ घंटों के बाद हम ललितपुर आ गए थे। हम दोनों वहाँ पर उतर गए थे। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बोली, मम्मी हम कहाँ जाएंगे? मम्मी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और रिक्शे को हाथ के इशारे से रोक दिया था। न जाने हम किस तरफ जा रहे थे। फिर मम्मी ने रिक्शे में बैठकर रिक्शे वाले को एक एड्रेस समझा दिया था। मैंने हैरत से मम्मी की तरफ देखा था कि मम्मी को एड्रेस कैसे मालूम हुआ था। हम एक घनी आबादी वाले शहर में आ गए थे। मम्मी ने रिक्शे वाले को किराया दिया और एक घर की तरफ बढ़ने लगे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका था। घर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जो मम्मी को देखकर मुस्कुराने लगा था और बोला, आपने हमें अपनी सेवा का मौका दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर उसने मम्मी के तरफ घर की चाबियां बढ़ा दी थी। मम्मी ने भी मुस्कुराकर चाबियां थाम ली थी। मम्मी कहने लगी, अब तो हम आपके शहर में आ गए हैं, आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। वह आदमी मुस्कुराकर मम्मी को देख रहा था। मैं इन बातों को बड़ी अच्छी तरह समझती थी। मम्मी के सारे कामों को अंकल बड़े खास तरीके से कर रहे थे। वह आदमी जाने लगा और फिर रुककर बोला, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर रहा हूँ। फिर मम्मी ने अपना सिर हिला दिया था और घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई थी। ये घर मेरे पापा के घर से भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। यहाँ काफ़ी अच्छा फर्नीचर दिख रहा था। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई थी। मम्मी मुस्कुरा रही थी। मैं बोली, मम्मी ये किसका घर है? ये आदमी कौन था? मम्मी कहने लगी, आदमी जो भी कोई था उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने सिर हिला दिया था। करीब 1 घंटे बाद वह आदमी बहुत से खाने के साथ लौटा था जो मेरी मम्मी ने दरवाजे से ही पकड़ लिए थे और उसे वापस भेज दिया था। मुझे अब बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए जैसे ही मम्मी ने खाना परोसना शुरू किया तो मैं जल्दी से हाथ धोकर उनके पास आ गई थी। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। मैं मम्मी की बातों से बड़ी तसल्ली में थी। उनके चेहरों की तरफ देखती रह गई थी। मम्मी मुझसे क्यों कह रही थी कि हमें बहुत से सख्त समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है कुछ खाने को भी ना मिले।
जबकि यहाँ कदम रखते ही हमारे रहने का भी इंतज़ाम हो गया था और साथ ही हमें अच्छे खाना भी मिल गया था। मम्मी ये सब जानबूझकर कह रही थी। ये सब बातें सोच सोच कर मैं परेशान होती जा रही थी। मगर फिर हम दोनों की ज़िंदगी ने बहुत से मोड़ लिए थे। मम्मी नौकरी करने लगी थी। मैंने उनसे नौकरी के बारे में पूछा तो कहने लगी एक स्कूल में टीचर की जॉब मिली है। मैं भी सच मान लिया, वह सच कह रही होंगी। थोड़े दिन ही बीते थे तो मम्मी ने मेरा दाखिला एक बहुत ही अच्छे और महंगे स्कूल में करवा दिया, जिसकी फ़ीस सुनकर मैं हैरान रह गई थी। एक ऐसी लड़की जिसकी माँ एक छोटे से स्कूल में टीचर हुआ करती हैं, इतनी बड़ी फ़ीस की रकम कैसे दे सकती थी। मैंने मम्मी से कह दिया था कि मैं इतने बड़े स्कूल में नहीं जाऊंगी, आप मुझे अपने छोटे से स्कूल में दाखिला करवा दीजिए, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मम्मी ने मुझे घूर कर देखा और बोली, तुम अपने नन्हे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डाला करो। मैं जो कर रही हूँ वो सोच समझ कर रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत कामयाब देखना चाहती हूँ। मैं बोली, मम्मी मगर आप मेरी फ़ीस कहाँ से पूरी करोगी। मम्मी कहने लगी, तुम इस बात की टेंशन मत लो। मैं मम्मी की बात सुनकर चुप हो गई थी। अब मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी। हम दोनों माँ बेटी का लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल गया था। मम्मी के पास न जाने कहाँ से बहुत सारे पैसे आ रहे थे। वह खुद भी अच्छे कपड़े पहनती और मेरे लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाती थी। एक दिन मम्मी स्कूल गई मगर उन्हें वापसी पर बड़ी देर हो गई थी। ऐसा हुआ था कि मम्मी दोपहर 2 बजे तक घर वापस आ जाया करती थी, मगर आज घर का दरवाज़ा बंद था। ये तो कृपा थी, मेरे पास घर की दूसरी चाबी थी। मेरा भूख के मारे बुरा हाल हो गया था। फ्रिज में खाने पीने की चीज़ भी पड़ी हुई थी मगर कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था। मम्मी की फिक्र में घुलती हुई जा रही थी। मैं मम्मी की वापसी के लिए रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। यूं ही टाइम बीतता गया। रात के 8 बज चुके थे मगर मेरी मम्मी वापस नहीं आई थी। फिर जब 10 बज गए थे, घर का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आने लगी थी। मैं भागकर दरवाजे के पास पहुंच गई थी। सामने ही मम्मी खड़ी थी। वह बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी। मैंने आज फिर उनके पीछे इस आदमी को देखा था जिसने हमें उस घर की चाबियां दी थी और दरवाजे से ही वापस लौट गया था। मम्मी मुस्कुराते हुए घर के अंदर आ गई थी। तब मैं फट पड़ी थी मम्मी के ऊपर। मैं बोली, मम्मी आप कहाँ रह गई थी, मेरा कुछ तो ख्याल किया होता। मैं कब से आपके इंतज़ार में पागल हो रही हूँ। मम्मी कहने लगी, तुम इतने बड़े बड़े आंसू बहाकर मेरी खुशी को तो ख़राब मत करो। आज मुझे घर आने में इसलिए देर हो गई थी क्योंकि मुझे एक बहुत बड़े होटल में मैनेजर की जॉब मिल गई है। अब हमारे दिन फिर से वापस आ जाएंगे। मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं दुनिया जहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूँगी। मैं बोली, मम्मी आपने पहले ही मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। मम्मी बहुत खुश लग रही थी। खैर मुझे इस बात की रत्ती बराबर भी कोई खुशी नहीं हुई थी क्योंकि मम्मी ने मुझे बताया था कि अब वह हर रात लेट वापस आया करेंगी। स्कूल की तो 2 बजे छुट्टी हो जाया करती थी मगर होटल में रात को 8 या 10 बजे तक ड्यूटी देनी होगी, इसलिए उन्होंने मेरे लिए नौकरानी का इंतज़ाम कर दिया था। इस बात पर मैंने ऐतराज़ भी किया था कि मम्मी ने तो पहले से मुझे मेरा बाप छीन लिया और अब माँ भी दूर होती जा रही थी। मैं एक नौकरानी के साथ सारी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी। मम्मी के चेहरे पर आज पहली बार मुझे गुस्सा नजर आया था। वह कहने लगी, मैंने तुमसे तुम्हारा बाप नहीं छीना। क्या तुम अपने बाप के लगाए इल्ज़ाम को सच मानती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ गलत थी? मैंने ना में सिर हिला दिया था और बोली, मम्मी मैं आप पर कभी भी शक नहीं कर सकती हूँ। मैं तो बस आपकी इस जॉब की वजह से बहुत परेशान हूँ। मम्मी चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि वह मेरे लिए मेरे बीते हुए कल की यादों को ताज़ा कर गई थी। मुझे आज वे दिन याद आ रहा था जब पापा ने मम्मी को डिवोर्स दिया था। पापा ने मम्मी से कहा था, तुम गलत कैरेक्टर की औरत हो। और वह फ़ोटो किसकी थी जो मम्मी ने उसी टाइम जला दी थी। जब से हम ललितपुर आ गए थे तब से मम्मी की रंग ढंग बिल्कुल बदल गए थे। मम्मी तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। फिर वह कौन था जो हमारे लिए सब कुछ कर रहा था? वह आदमी कौन था जो मम्मी के साथ मुझे अक्सर नज़र आता था? अब मैं जवान हो चुकी थी, इसलिए मेरी सोच का लिस्ट थोड़ा बढ़ता ही जा रहा था। दिल में ऐसे ख्याल भी आ रहे थे जिनको सोच कर ही मैं बिल्कुल कांप जाती थी। अब जिंदगी का नया मोड़ शुरू हो गया था। मम्मी बहुत बिजी रहने लगी थी। मेरे 10वीं के इम्तिहान मेरे सर पर आ गए थे। मेरे तो सर खुजाने तक का टाइम भी नहीं मिलता था। पढ़ाई में इतने टाइम बीत जाते थे। मम्मी के साथ मैं बारीकी से कभी बात नहीं कर पाती थी।
मेरे पेपर ख़त्म हुए तो एक दिन मम्मी जब काम से घर वापस आई थी तो बहुत थकी हुई लग रही थी। मैं बोली, मम्मी आप ये जॉब छोड़ दो, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता। तब मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, नगीना तुम्हें पता है क्या, दूसरे देश में जब बच्चे अपने पेपर से फ्री हो जाते हैं तो वे टाइम बिताने के लिए छोटी मोटी जॉब करने लगते हैं। इस तरह उनके पास जॉब करने का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। अगर तुम्हें ये आइडिया अच्छा लगता है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए होटल में जॉब दिलवा दूंगी। मुझे भी मम्मी के साथ होटल में जॉब करने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैंने हाँ भर ली थी और बोली, मम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बात पर मम्मी खुश हो गई थी। अब मम्मी के साथ होटल जाने लगी थी और मम्मी यहाँ पर मैनेजर थी। सब उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, इसलिए मुझे वेटर की जॉब मिल गई थी। मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया करती थी। ज़िंदगी का एक नया पहलू मेरे सामने खुला था। यहाँ पर काम करने वाली बहुत सी लड़कियाँ मजबूर थीं। ऐसी लड़कियाँ भी थीं जो अपने घरों की भूखमरी और भूख की वजह से काम किया करती थी। मेरी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती भी हो गई थी। हम सब मिलकर लंच किया करती थी। मम्मी भी मेरे काम करने के तौर तरीक़ों से बहुत खुश थी। कहती थी, बेटी मुझे इस बात पर बहुत फ़ख्र होता है कि तुम सब के साथ घुल मिल गई हो। तुम किसी पर अपना रोब नहीं झाड़ती कि तुम एक मैनेजर की बेटी हो। मम्मी की बातें सुनकर मैं बहुत मुस्कुरा देती थी। एक दिन मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, नगीना आज सफाई वाली नौकरानी नहीं आई है और हमें जल्दी से 10 नंबर कमरे की सफाई चाहिए। तुम सफाई कर दोगी? मैं किसी और को नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरी खुद की बेटी यहाँ है। मैं बोली, मम्मी मैं कर दूँगी। मैं जाने लगी तो मम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और कहने लगी, बेटी इस बारे में किसी को मत बताना। मुझे मम्मी की इस बात ने हैरान कर दिया था। मैंने सोचा कि सफाई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, फिर मम्मी ऐसा क्यों कह रही थी। मैंने मम्मी से कमरे की चाबियां लेकर अंदर चली गई थी। मैंने बड़ी तसल्ली से उस कमरे को देख रही थी जब अचानक से अंदर अंधेरा छा गया था और तभी मुझे किसी के सख्त हाथों की पकड़ महसूस हुई थी। वे हाथ मेरे लबों पर रखकर मेरी चीख दबा दी गई थी। फिर मुझ पर बिजली सी टूट पड़ी थी और बाहर किसी को पता भी नहीं हुआ था। वह आदमी जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी वह कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाद मैं कमरे से बाहर आई। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मम्मी ने मुझे देखा तो हाथ से पकड़कर एक अलग कमरे में ले गई थी। वह बोली, क्या बात है, तुम घबराई क्यों हो? मैंने रोते हुए मम्मी को सारी बात बता दी थी। मुझे ये लग रहा था कि मम्मी को जब इस बात का पता चलेगा तो वह पूरे होटल को सर पर उठा लेंगी। वैसे सीसीटीवी कैमरे का सारा रिपोर्ट जांच कर लेंगी। आखिर उस कमरे में मुझसे पहले कौन गया था। वह मेरे मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगी। मगर मम्मी ने मेरी बात सुनते ही मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था और फिर कहने लगी, नगीना तुम्हें मेरे सर की कसम है, इस बात को भूल जाओ। अगर ये बात खुल गई तो हमारे हाथ सिवाय बदनामी के कुछ नहीं आएगा। हम दोनों दुनिया वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लोग मुजरिम को गलत नहीं ठहराएंगे बल्कि तुमसे ही सवाल जवाब करेंगे। आखिर तुम कमरे में क्यों गई थी? मम्मी की बातें सुनकर मैं डर गई थी, इसलिए चुप हो गई। मम्मी ने होटल में मेरी तबीयत खराबी का बहाना किया और मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई थी। उन्होंने मेरा मेडिकल चेकअप करवाया जिससे ये साबित हो गया था कि मेरे साथ बहुत बड़ा घिनौना काम किया गया है। मैंने बोली, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। मम्मी कहने लगी, वे तुमसे ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, तुम शर्म से पानी पानी हो जाओगी। अच्छा है तुम चुप हो जाओ। हम दोनों माँ बेटी घर आ गई थी। मैं अपने कमरे में चली गई, लेट गई थी। अपनी बेबसी के बारे में सोचने लगी थी। मैं कितनी बेबस थी कि मुजरिम को ये सब करने से रोक नहीं पाई। फिर अब मैं उससे सज़ा भी नहीं दिलवा पा रही थी। वह आज़ाद घूम रहा था। अगर मैं आवाज़ उठाती तो वह जेल की सलाखों के पीछे होता, मगर मैं क्या करती। मम्मी ने मुझसे कह दिया था कि मैं खुद इस बात का पता करूंगी और मुजरिम को सज़ा दिलवाऊंगी। बस तुम सब्र करो, अपने हक में अच्छे की प्रार्थना करो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे मुजरिम को सबसे सख्त सज़ा मिले और तेरे सामने बेनकाब हो जाए। पर मैं कहाँ जानती थी कि मुजरिम की असलियत जानने के बाद मैं रिश्तों पर से भरोसा करना छोड़ दूंगी। एक रात में अपने कमरे में बैठी अपनी किताबों की स्टडी कर रही थी तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी मम्मी के कमरे में जाऊं, उनसे बातें करूं और उनको बताऊं कि मैं किसी परेशानी से गुजर रही हूं। इसलिए मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मैं दरवाजे तक पहुंची थी कि मुझे अंदर से किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने बढ़ते हुए कदमों को एकदम से रोक दिए थे। उसी टाइम कमरे के
आदमी की आवाज़ का आना बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। मैंने अंदर झांक कर देखा तो सांस लेना भी भूल गई थी। मेरे तो होश उड़ गए थे। कमरे में कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। और साथ में आदमी वह भी था जिसने पहले दिन उस घर की चाबियां मम्मी के हाथ में रख दी थी। और फिर उसके बाद तो मैं बहुत से मौक़ों पर मुझे मम्मी के इर्द गिर्द नज़र आया था। मैंने एक झटके से मम्मी के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था और अंदर घुस गई थी। जब उन तीनों के नज़रें मुझ पर पड़ी तो वे घबरा गए थे। मैंने अपने मुजरिम के सामने खड़ी हो गई थी। मैंने उसको गिरेबान से पकड़ लिया था और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसातें कर दी थी। मैं चीख चीख कर बोली, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया था? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? दूसरा आदमी मेरे मुजरिम को मारता हुआ देखकर गिरेबान से पकड़कर बाहर ले गया था, जबकि अब कमरे में मेरी मम्मी ही रह गई थी। मम्मी मुझसे नज़रें चुरा रही थी। मैं बोली, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा था जबकि रात के 2 बज रहे हैं? फिर ये मेरा मुजरिम, आपने उसका मार मार कर बुरा हाल क्यों नहीं किया? मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि मुझे आज अपनी मम्मी के चेहरे से, उनके आंसुओं से और उनके जिस्म से बहुत नफरत हो रही थी। मम्मी कहने लगी, नगीना, मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मैं तब 14 साल की थी जब मुझे तुम्हारे पापा की दुल्हन बनाकर विदा किया गया था। मैं अपने माँ बाप के घर छोड़ देने पर नाराज़ तो थी, मगर क्या कर सकती थी? जैसे मेरे माँ बाप ने कहा मैंने वैसा ही किया। मेरे माँ बाप बहुत अमीर थे, मगर उन्होंने मुझे कोई लंबा चौड़ा दहेज नहीं दिया था, बस नॉर्मल सा घर का सामान ही दिया था। इस बात का दुख तुम्हारे पापा को बहुत था। एक दिन कहने लगे, मैं तुमसे शादी सिर्फ पैसों और दहेज के खातिर की थी, मगर तुम तो खाली हाथ मेरे माथे मर दी गई हो। तुम अपने माँ बाप के घर जाओ और फिर दोबारा से गाड़ी की मांग करो। मैं तुम्हारे बाप मुकेश को मना किया था कि ये सब अच्छा नहीं है, मगर उसने मुझे डिवोर्स की धमकी दे दी थी। मुझे मजबूर होकर अपने पापा के पास जाना पड़ा था। उन्हें सारी बात बता दी थी। पापा कहने लगे, बेटी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो तुम्हारे लिए ऐसे आदमी को चुन लिया है। मैं चुप रही। पापा बोले, अगर मैं तुम्हारे पति की बात आज मान ली तो वह तुम्हें भिखारन बना देगा और हमेशा उम्र भर तुमसे चीज़ें मंगवाता रहेगा। मैं और तुम्हारी माँ तो उसके मांग को पूरा करते करते मर जाएंगे। हमारे मृत्यु के बाद क्या होगा? तुम्हारे भाई ये सब कर लेंगे? वह कभी नहीं करेंगे। तुम्हारा पति तुम्हारा जीना हराम कर देगा। उसको जाकर मना कर दो। मैंने ऐसा ही किया, मगर बात सच में डिवोर्स तक पहुँच गई थी, जबकि पापा ने उसके सारे शर्त पूरे किए थे। तुम्हारा बाप तुम्हें जो भी ऐश करवाता था वह सारी चीज़ें मेरे बाप के घर से आया करती थी। फिर मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। फिर एक दिन मुकेश ने लंबी चौड़ी लिस्ट मुझे थमाकर मुझे मेरे भाइयों के घर भेज दिया था। उन्होंने ये सब देने से मना कर दिया। मुकेश ने मुझ पर गलत कैरेक्टर का इल्ज़ाम लगाकर मुझे डिवोर्स दे दिया था और मेरी तस्वीर जो उस दिन मैंने जला दी थी वह मुकेश ने मेरी किसी गैर आदमी के साथ बनवाई थी। वह सब तस्वीरें झूठी थी और मेरे भाइयों को ब्लैकमेल करना चाहता था। मगर अब मैं जो मुजरिम तुम्हारे सामने लेकर आई थी वह तुम्हारे सगे बाप का भेजा हुआ आदमी था। उसे पता चल गया था कि मेरे बाप ने मेरे नाम जायदाद लगा दी थी और मैं उसके बगैर बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता रही हूँ। उसे सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वह मुझे सुकून से नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी ही बेटी की इज्जत खराब करवा दी, बस इसलिए मुझे नीचे दिखा सके। मम्मी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मम्मी ने मुझे बताया कि मेरे मुजरिम को उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया है। अगली सुबह मैं थाने गई थी ताकि मम्मी की बातों की जांच कर सकूं। मम्मी का एक एक शब्द सच्चा था। वह आदमी मेरे बाप का ही भेजा हुआ आदमी था। मुझे तो यकीन नहीं था कि कोई इंसान इतना हद तक नीचे गिर सकता है। मेरे मुजरिम को तो कानून ने सजा दी और बाप को भगवान ने सजा दी। वह पैरालाइज का शिकार हो गया था, बिस्तर पर पड़ा, उसका पूरा बदन सड़ चुका था। मेरे मुजरिमों को तो सजा मिल गई थी, मगर जिसे हम पर इतना अत्याचार किया था उसे तो भगवान ने उसके कुकर्मों का फल दे दिया था। वह इतना परेशान हुआ। जिसने मुझे जन्म दिया था वही मेरा असली बाप और मेरा गद्दार था। फिर किसी और पर भरोसा कैसे कर सकती थी? मेरा दिल करता था कि मैं अपने बाप के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि उसने मेरे साथ ऐसे जुल्म क्यों किया। मैं तो उसकी सगी बेटी थी ना, और बेटियों को तो लोग जान से ज़्यादा प्यार देते हैं। मैं अपने दिल का बोझ उतारना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है, मुझे अपने बाप के पास जाना चाहिए या नहीं? उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर अपना सदा प्यार और स्नेह बनाए रखें। नमस्कार दोस्तों।